प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रीसेंट कुछ डेज के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली न्यूज जो इस वीक से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए वो है 76th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है वो रिसेंटली कंक्लूड हुआ। तो जैसा कि आप जानते हो कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो जैसे हमारे देश में एक लोकसभा होती है जहां सारे पॉलिटिशियंस जो भी इलेक्टेड होते हैं वो बैठ के डिस्कस करते हैं, तो वैसे ही यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में एक जनरल असेंबली होती है जिसमें जितने मेंबर कंट्रीज होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या उनके हेड ऑफ स्टेट्स बैठ के जो ग्लोबल मुद्दे होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो इसी को जनरल असेंबली बोलते हैं। तो हर साल ये असेंबली 10-15 दिनों के लिए मिलती है। तो इस साल भी ऐसा ही हुआ। तो ये 76th सेशन था। एक साल में एक बार जनरल असेंबली कन्वीन की जाती है। तो यहां आपको इंपॉर्टेंट रखने लायक चीजें जो है वो ये है कि हेडक्वार्टर कहां है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो हेडक्वार्टर जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर बोलो या यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर बोलो, एक ही चीज है, न्यूयॉर्क में है। अब यहां आपको याद क्या रखना है कि जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है और फिर असेंबली स्टार्ट होती है। तो इस साल ये प्रेसिडेंट कौन बने? तो अब्दुल्ला शाहिद। ये मालदीव्स के पॉलिटिशियन है और पहले मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद को जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया। ये आपको याद रखोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल असेंबली जनरली एक हफ्ते से लेकर कभी कभी 2 हफ्तों के लिए भी मीट करती है। तो इस बार ये 1 हफ्ते के लिए कन्वीन की गई थी। तो नेक्स्ट न्यूज है जापान से। तो जापान में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। तो जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के वो कौन बने हैं? तो फूमियो किशिदा। तो फूमियो किशिदा जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्योंकि जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे योशिहिदे सुगा, उन्होंने रिजाइन कर दिया और उनके रिजाइन करने के बाद इनको इलेक्ट किया गया। तो आप याद रखोगे कि नए प्राइम मिनिस्टर जापान के बनने वाले का नाम क्या है? फूमियो किशिदा। नेक्स्ट न्यूज, जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? आपको पता ही होगा, शेख हसीना। तो शेख हसीना को एक बहुत प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह प्रेस्टिजियस अवार्ड क्या है? तो एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड। तो एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है ये पहले हम समझ लेते हैं। एसडीजी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली टारगेट है, 17 टारगेट हैं जो यूनाइटेड नेशन ने सेट किए हैं पूरी दुनिया के लिए। अब ये टारगेट कुछ ऐसे हैं कि आप अपनी हंगर, जो लोग भूखे सो जाते हैं उनकी संख्या कम करो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो। तो इस तरह 17 टारगेट रखे हैं पूरी दुनिया के लिए कि हमको अचीव करना है। ये 2030 एडी तक ये 17 टारगेट अचीव करने हैं। तो जो देश अच्छे परफॉर्मेंस दिखाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, उनके जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार ये अवार्ड किसे मिला है? तो बांग्लादेश, जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि बांग्लादेश ने बहुत अच्छे तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम किया है। 2030 तक ये 17 टारगेट, हमने अपनी पिछली वीडियोस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कल को हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो ओल्डेस्ट ह्यूमन फुटप्रिंट्स मिले हैं न्यू मैक्सिको में। तो न्यू मैक्सिको कहां है? तो यूनाइटेड स्टेट में। तो इस तरह की कोई भी डिस्कवरी होती है तो कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट, इंसानों के फुटप्रिंट सबसे पुराने, ओल्डेस्ट फुटप्रिंट। अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको जवाब देना होगा कि हाँ, न्यू मैक्सिको में मिले। न्यू मैक्सिको कहां है? तो यूनाइटेड स्टेट्स में है। ठीक है ना। व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क, न्यू मैक्सिको में ये फुटप्रिंट्स मिले। ये 23,000 साल पुराने हैं। नेक्स्ट न्यूज,
इंडिया को एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। किस चीज का एक्सटर्नल ऑडिटर? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में कई सारे जो मेंबर कंट्री है, इंडिया भी इसका एक मेंबर कंट्री है। इसका हेडक्वार्टर कहां है आपको याद रखना है, वियना ऑस्ट्रिया में है। तो ऑडिटर का मतलब होता है कि उसमें क्या खर्च हुआ, क्या एक्सपेंसेस हुए, क्या कलेक्शंस हुए, कितने फंड जमा हुए, इन सब, क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो पूरी दुनिया के जो देश हैं वो इसके मेंबर हैं। तो इंडिया को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अब आप एक्सटर्नल ऑडिटर रहोगे इस एजेंसी के। तो इंडिया के जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो इंडिया के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कौन है? तो अभी जेसी मुर्मू है। जेसी मुर्मू ये इंडिया के कैग हैं। तो क्योंकि इंडिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो इंडिया के कैग होने की वजह से इनको आप कह लो कि अपॉइंट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट न्यूज, चांद पे जो एक क्रेटर मिला है, लूनार क्रेटर, तो चांद पे एक गड्ढा मिला है, उसको आर्कटिक एक्सप्लोरर मैथ्यू हैंसन के ऊपर उसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो अब ये मैथ्यू हैंसन कौन है? तो पहले आप याद रखोगे कि ये न्यूज क्या है। तो न्यूज ये है कि चांद पे जो क्रेटर मिला है उसको किसी इंसान के नाम पे दिया गया है। उस इंसान का नाम है मैथ्यू हैंसन। ये एक आर्कटिक एक्सप्लोरर थे। आर्कटिक रीजन होता है ना, जहां बर्फ बहुत पड़ती है, ठंड बहुत पड़ती है, तो उस रीजन को के एक्सप्लोरर थे ये। तो बेसिकली मैथ्यू हैंसन एक अश्वेत यानी ब्लैक मैन थे, जिन्होंने 909 में आर्कटिक रीजन पे अपना पैर रखा था। तो इन्हीं के सम्मान में लूनार क्रेटर पे नाम दिया गया। तो आप ये याद रखो, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि मैथ्यू हैंसन कौन है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोई एस्ट्रोनॉट होंगे, चांद वांद पे गए होंगे, लेकिन नहीं, ये चांद से इनका रिलेशन नहीं है, आर्कटिक रीजन को एक्सप्लोर करते थे ये। नेक्स्ट न्यूज, बिटकॉइन के जो फाउंडर हैं उन वो एग्जैक्टली वो आदमी कौन है ये तो दुनिया को पता नहीं है, लेकिन वो अपना नाम सातोशी नाकामोटो बताते हैं। तो 2012 में पहली बार ये आदमी दुनिया के सामने आया। मतलब चेहरा तो इसका नहीं पता किसी दुनिया में, और ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये कहां रहता है, लेकिन ये जो भी इंसान है ये अपने आप को सातोशी नाकामोटो के नाम से बुलाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, किसी कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बिटकॉइन के फाउंडर कौन है, और अगर ऑप्शन में सातोशी नाकामोटो आपको दिखे तो यही आपको टिक करना है। तो अब ये बात न्यूज में क्यों आई? क्योंकि दुनिया में पहली बार बिटकॉइन के फाउंडर, तो बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? तो सातोशी नाकामोटो। तो बिटकॉइन के फाउंडर की मूर्ति दुनिया में पहली बार कहीं लगाई गई है, और ये मूर्ति कहां लगी है? तो हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट में। हंगरी यूरोप की एक कंट्री है ना, जर्मनी के पास की एक कंट्री है हंगरी। तो हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट में ये लगाई गई है। तो ये बिटकॉइन पहली बार दुनिया के सामने आया था 2008 में। तो ये 2008 में एक व्हाइट पेपर के रूप में आया था, यानी टेक्निकल पेपर सबमिट किया था सातोशी नाकामोटो नाम के प्रोफाइल यूजर ने। अब ये नाम असली है, ये आदमी कहां का है, कहा जाता है कि ये जापान का है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। अगली न्यूज, चाइना ने सारी क्रिप्टो करेंसी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। जो चाइना का सेंट्रल बैंक है उसने ये अनाउंसमेंट की है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि डोजे कॉइन हो गए, या फिर आप बिटकॉइन की बात करो, तो ये सारे सब कुछ इलीगल डिक्लेयर हो गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस कंट्री ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो आप बोलोगे चाइना। अब आपको यह भी बताना है कि दुनिया की पहली कौन सी कंट्री है जिसने कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी डिक्लेयर कर दिया अपनी कंट्री में। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ। और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप हमारी पिछली करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हो, 2-3 हफ्ते पहले हमने ये डिस्कस किया था। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट आ गई है। तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2020 जो साल बीत गया, उस साल किस कंट्री को कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला। तो इंडिया
5वें नंबर पे रही, यानी इंडिया 5th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है, बन गई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इंडिया में 2020 में कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ? तो 64 बिलियन यूएस डॉलर। तो आप याद रखोगे कि इंडिया की पोजीशन क्या हो गई ग्लोबली, तो 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स रिसीव करने वाला। और इसकी वैल्यू कितनी थी फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट की? तो 64 बिलियन यूएस डॉलर। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। तो इंडिया ने भूटान के साथ एक पैक्ट साइन किया है। तो इस पैक्ट के जरिए इंडिया जो है भूटान को सैटेलाइट, छोटे छोटे सैटेलाइट्स बनाने में मदद करेगा। तो अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप पिछली वीडियोस हमारी देखते हो तो आपको पिछली वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि भूटान की जो सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी है उसको बनाने में इसरो मदद कर रहा है और भूटान के कई सारे बच्चे इसरो में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये उसी का नेक्स्ट स्टेप है कि इंडिया भूटान को टेक्नोलॉजी और नो हाउ प्रोवाइड करने वाला है जिससे कि भूटान स्मॉल सैटेलाइट बना पाए। नेक्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट ने रिसेंटली नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया है। तो अब ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को किसने लॉन्च किया? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। तो अब ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है क्या? तो ये बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म में ये लॉन्च किया गया है। अब देखो, जैसे किसी को इंडिया में कोई फैक्ट्री लगानी होती है, कोई बिजनेस ओपन करना होता है, तो कई तरह के क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं गवर्नमेंट से। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए होता है। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि आपको अलग अलग मिनिस्ट्री से अलग अलग सर्टिफिकेट्स लेने होते थे। लेकिन अब सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी एक ही पोर्टल पे आप अप्लाई करो, आपको अलग अलग मिनिस्ट्री में दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग जगह अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। एक सिंगल पोर्टल पे आप अप्लाई करो, आपको सारे अप्रूवल्स क्लियरेंसेस वहां से मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसको लॉन्च किसने किया? तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इसका पर्पस क्या है तो आप समझ ही गए। नेक्स्ट न्यूज, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को चालू किया पूरे देश में। अब ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसकी घोषणा पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने की थी और तब ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा था, यानी कुछ गिने चुने लोकेशंस पे इसको चलाया जा रहा था। लेकिन अब ये पूरे कंट्री वाइड इसको लॉन्च कर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो ये क्या है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है? तो इसमें आपको हर सिटीजन को, इंडिया के हर सिटीजन को डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाएगी। जैसे आपके पास आधार नंबर होता है, वैसे ही अब आपको एक डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाएगी। तो वो उस आईडी, जैसे कल को अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसका रिकॉर्ड, उसके हेल्थ आईडी, अगर मैं हेल्थ आईडी डालूं उसका, तो मुझे इसका पूरा रिकॉर्ड पता चल जाएगा। तो बेसिकली ये एक तरह से ट्रैकिंग है, या कह लो कि पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, हेल्थ का रिकॉर्ड, ताकि मान लो कि कोई आदमी अचानक से हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसकी हेल्थ आईडी डाल के डॉक्टर सारा कुछ पता लगा सकते हैं कि इसका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है। तो यही है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ऑनलाइन आपका जो पूरा का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन हो जाएगा और मोबाइल से आप खुद का हेल्थ रिकॉर्ड देख सकते हो। कोई डॉक्टर चाहे तो आप उसको अपना पूरा हेल्थ रिकॉर्ड फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अगली न्यूज है कि इंडिया का पहला जो ऑल ओवर इंडिया सीनियर सिटीजन्स हेल्पलाइन है वो लॉन्च की गई है। ये टोल फ्री नंबर है ऑब्वियसली। तो टोल फ्री नंबर क्या है? 14567 14567। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो एल्डरली है, कई बार उनको एब्यूज का सामना करना पड़ता है, कई बार उनको घर से निकाल दिया जाता है, या फिर कई बार वो अकेले होते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है, वो बीमार हो जाते हैं, या फिर उनको कोई लीगल सपोर्ट चाहिए होती है, कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है। तो इस तरह के इश्यूज को हैंडल करने के लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 60+ एज वाले सिटीजन्स को सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए ये हेल्पलाइन बनाई गई है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके वो हेल्प मांग सकते हैं। अगली न्यूज है
कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम लॉन्च किया। इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम को नाम दिया गया है फास्टर। फास्टर, FASTER। तो फास्टर का फुल फॉर्म भी आप याद रखो, F फॉर फास्ट, A फॉर एंड, S फॉर सिक्योर्ड, T फॉर ट्रांसमिशन, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, R फॉर रिकॉर्ड और S फॉर सिस्टम। तो ये है क्या बेसिकली? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट कई तरह के ऑर्डर्स पास करती है, फिर उस ऑर्डर की कॉपी यानी पेपर पे प्रिंटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, बेल की कॉपी हो गई या फिर आप कह लो कि चार्जशीट की कॉपी हो गई, तो इस तरह की जो कॉपी पेपर पे प्रिंट होके ही यहां से वहां जाती थी, जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स होते थे उनको दी जाती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे काफी टाइम वेस्ट होता है और जस्टिस सर्व करने में भी डिले होता है। अगर आपने फैसला दे दिया है तो कई बार वो कॉपी, फैसले की कॉपी पहुंचने में 3 से 4 दिन लग जाते थे। तो इस डिले को, अननेसेसरी डिले को टैकल करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी कि डिजिटली सिक्योर चैनल, यानी अब ये जो ऑर्डर की कॉपीज वगैरह है इसको डिजिटली भेजा जाएगा, इंटरनेट के थ्रू भेजा जाएगा एक डिजिटली सिक्योर चैनल पे। तो इसी सिस्टम को नाम दिया गया है फास्टर। नेक्स्ट न्यूज, जो यूनियन मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिसेंटली अनाउंस किया या कह लो इनॉग्रेट किया अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को। तो यहां से आपको 2-3 चीजें याद रखनी होंगी। सबसे पहली बात कि ये किसने लॉन्च किया? तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर हैं। तो क्या लॉन्च किया? अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम। तो ये बेसिकली एक चैलेंज प्रोग्राम है। तो ये चैलेंज किसके लिए है? तो बेसिकली ये जो चैलेंज है इसका मकसद है, अब देखो नाम में बहुत कुछ छुपा है। अमृत, आपको पता है कि 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो हो चुके हैं, इसके लिए सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, पूरे साल अमृत महोत्सव मनाएगी। इसीलिए इस चैलेंज का नाम रखा गया अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम। तो बेसिकली ये चैलेंज क्या है? तो देश में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको गवर्नमेंट ने चैलेंज किया है कि आप इनोवेटिव आइडियाज लेके सामने आओ। किस चीज से रिलेटेड इनोवेटिव आइडिया? तो इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको इनोवेशन से उन प्रॉब्लम्स को टैकल करो, एड्रेस करो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि ऐसे 75 स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करेगी, उनको फंड करेगी, उनको पैसे, लोन वगैरह प्रोवाइड करेगी। तो ये अमृत ग्रैंड चैलेंज क्या है? इंडिया के हेल्थ सेक्टर को में जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को आगे आने को कहा है। तो नेक्स्ट न्यूज है कि यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने रिसेंटली गांधीनगर में, गांधीनगर क्या है? तो गुजरात की कैपिटल है। कुछ लोगों को लगता है कि गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद है और कई बार बच्चे ये मिस्टेक भी कर देते हैं। तो नहीं, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। तो गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में पहला, इंडिया का पहला स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर खोला गया है। तो अब ये स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर का क्या कॉन्सेप्ट है? तो कई बार होता है कि खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स बॉडी में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, लीगल डिस्प्यूट। कई बार खिलाड़ी बोल देते हैं कि मुझे क्यों सेलेक्ट करके इस टूर्नामेंट में नहीं भेजा, उसको भेजा। तो कई बार ये कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट केस हो जाता है। या फिर कई बार 2 स्पोर्ट्स बॉडीज आपस में भिड़ जाती हैं। तो मामला भले ही स्पोर्ट से जुड़ा होता है, लेकिन इसका फैसला करने के लिए ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते थे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे, जो भी लीगल कह लो कि इंटेंगलमेंट होगी, जो भी लीगल केसेस वगैरह होंगे, उसको अलग से हैंडल करने के लिए स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया बना देते हैं। और यही पहला सेंटर खोला गया है गांधीनगर में। तो ये क्या है? खेल और खिलाड़ियों से जुड़े जो भी लीगल डिस्प्यूट होंगे, ठीक है, उनको रेगुलर कोर्ट में हैंडल ना करते हुए यहां स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया में हैंडल किया जाएगा। और ये कहां खोला गया? गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट न्यूज, तो दुनिया का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में खोला गया। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ईवी, इसको ईवी स्टेशन भी आप कह सकते हो। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल।
तो पुणे की एक कंपनी है, तो पुणे की एक कंपनी ने ये चार्जिंग फैसिलिटी लगाई है हिमाचल प्रदेश के कजा में। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं जहां जाके आप पेट्रोल डलवाते हो, वैसे ही चार्जिंग स्टेशंस होते हैं जहां जाके आप 20 मिनट 25 मिनट तक गाड़ी को वहां पे रहने देते हो, आपकी गाड़ी चार्ज हो जाती है। तो ये कहां है दुनिया का सबसे ऊंचा? कजा, जो कि स्पीति वैली में है। स्पीति वैली कहां है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट न्यूज, लद्दाख, लेह जो है, जो लद्दाख में है, वहां पहली बार हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। ये बोला गया है कि इसको हर साल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये पहली बार है, इनॉग्रल पहली बार हुआ है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कहां हुआ? लेह लद्दाख में। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया? यूनियन इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है हमारे देश के, मिस्टर अनुराग ठाकुर। तो मिस्टर अनुराग ठाकुर ने इसको इनॉग्रेट किया। तो आपको याद रखना ये कहां हुआ है? तो लद्दाख के लेह में हुआ है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल पहली बार हुआ है। तो यह 5 दिनों तक चलने वाला फिल्म फेस्टिवल था। नेक्स्ट न्यूज, इंडियन आर्मी ने कोलकाता में विजया सांस्कृतिक महोत्सव मनाया। अब इसमें आप याद रखो कि यह महोत्सव क्यों मनाया गया, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो 1971 में हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, जिसका आउटकम यह हुआ कि बांग्लादेश, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वो बांग्लादेश नाम की नई कंट्री एग्जिस्टेंस में आई, और जिसकी बहुत ज्यादा क्रेडिट इंडियन आर्मी को जाती है। तो इस 1970 वॉर के 50 साल पूरे हुए थे। तो 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, ओकेजन में, विजया यानी विक्ट्री सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल आप जान ही रहे हो कल्चरली यूनाइटेड है, इसलिए कोलकाता में मनाया गया। नेक्स्ट न्यूज, तो रिसेंटली 2021 के शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स को अनाउंस कर दिया गया है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो CSIR के द्वारा दिया जाता है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसके विनर की लिस्ट ये है, ठीक है, टोटल 11 लोग इसके विनर हैं। तो ये लिस्ट आप पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज, इंडिगो जो कि इंडिया की पहली कैटल जीनोमिक चिप है, उसको लॉन्च किया गया है। तो ये नाम में ही आप समझ रहे हो, गऊ का मतलब होता है काव। तो इसमें क्या है, जो कैटल है उनको एक कार्ड, हर कैटल के लिए एक कार्ड इशू होगा। तो उस कार्ड में उस कैटल के DNA इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा। बेसिकली ये चाहते हैं कि जो ब्रीड है, हाई क्वालिटी के जो कैटल्स होते हैं, उनकी इन ब्रीडिंग रोकी जाए। अगर कोई हाई क्वालिटी का कैटल किसी लो क्वालिटी के कैटल के साथ ब्रीड करेगा, तो जनरेशन जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनकी भी क्वालिटी लो होती है। तो इन सब चीजों को टैकल करने के लिए, ब्रीड की जीनोम क्या है, DNA क्वालिटी क्या है, इन सबको स्टोर करने के लिए इंडिगो नाम का डिजिटल कार्ड, आप कह लो DNA इंफॉर्मेशन कार्ड लॉन्च किया गया। अगली न्यूज है, साइक्लोन गुलाब ने रिसेंटली इंडिया में कदम रखा। साइक्लोन गुलाब, तो इसके बारे में आपको 2 चीजें याद रखनी है कि जो साइक्लोन्स होते हैं उनका नाम वो कंट्री रखती है जिसने सबसे पहले उसको डिटेक्ट किया होता है। तो इस साइक्लोन को सबसे पहले डिटेक्ट किया था पाकिस्तान के वेदर डिपार्टमेंट ने। तो पाकिस्तान ने ये नाम दिया साइक्लोन गुलाब। अब इंडिया में ये साइक्लोन कहां कहां आया? तो इंडिया में 2 स्टेट्स में साइक्लोन ने परेशानी पैदा की, या कह लो कि तबाही मचाई, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। तो साइक्लोन का नाम था गुलाब, नाम देने वाले कंट्री का नाम था पाकिस्तान। और इंडिया में किन 2 स्टेट्स में साइक्लोन गुलाब ने प्रॉब्लम क्रिएट करी, तबाही मचाई? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट न्यूज उड़ीसा से ही है। तो उड़ीसा इसी अगले महीने मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करने जा रहा है। तो आप ये याद रखोगे, उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में जो
मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप है वो कंडक्ट किया जाएगा 24 नवंबर से लेके 5 दिसंबर 2021 तक। तो वेन्यू आप याद रखोगे, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। नेक्स्ट न्यूज, तो रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिए गए हैं। तो जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब देखो, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि बनारसी साड़ी, यानी अगर साड़ी फेमस है कहीं की तो बनारस की। इसका यह मतलब नहीं है कि साड़ी जो है वो दिल्ली में नहीं बनती या मुंबई में नहीं बनती, लेकिन सबसे फेमस साड़ी बनारस की है। और बनारस की साड़ी बाकी जगह की साड़ियों से थोड़ी क्वालिटी में अच्छी भी होती है, इसीलिए फेमस है। तो इस तरह के जो लोकेशन और प्रोडक्ट की पेयरिंग की जाती है, यानी साड़ी खरीदो तो बनारस से ही खरीदो, आगरा के पेठे, यानी पेठा एक मिठाई होता है, वो अगर खरीदना है कहीं से पूरे इंडिया में तो आगरा से खरीदो। तो इसी को बोला जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी किसी प्रोडक्ट को किसी खास लोकेशन के साथ अटैच किया जाता है और कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। इससे क्या होता है, तो पहले न्यूज पे आते हैं। तो नागालैंड में जो नागा कुकुम्बर की खेती होती है उसको जीआई टैग मिला है। तो आप ये याद रखोगे, नागालैंड के स्वीट कुकुम्बर को जीआई टैग मिला। तो जीआई टैग मिलने के बाद क्या होता है कि अब जैसे बनारस की साड़ी है या नागालैंड का नागा कुकुम्बर है, तो अब ये गवर्नमेंट इस बात का ख्याल रखती है कि कोई भी प्लेयर अब मैं कोई भी कुकुम्बर पैक करके उसके ऊपर नागा कुकुम्बर नहीं लिख सकता, यानी जीआई टैग मिला है तो सरकार ध्यान रखती है। तो अभी 2-3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, उसका नाम और लोकेशन आप याद रखोगे। तो नागालैंड का नागा कुकुम्बर, यहां तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि ये नागालैंड का है, नागा कुकुम्बर। इसी तरीके से असम में बनाई जाने वाली राइस वाइन, यानी चावल से बनने वाली वाइन, उसका नाम है जुडीमा, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो जैसे नागा कुकुम्बर नागालैंड से जुड़ा है, तो कल को क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि जुडीमा नाम की जो राइस वाइन है वो कहां से, किस स्टेट को बिलोंग करती है, तो आपका जवाब होना चाहिए असम। या फिर आपसे ये भी पूछेंगे कि जुडीमा नाम का प्रोडक्ट आखिर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक तरह का राइस वाइन है। अगला क्वेश्चन, इसी तरह राजस्थान में पैदा होने वाली सोजत मेहंदी, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो अभी हमने 3 प्रोडक्ट डिस्कस किए, नागालैंड का कुकुम्बर, असम का राइस वाइन जिसको कि जुडीमा कहते हैं, और तीसरा राजस्थान में पैदा होने वाली सोजत मेहंदी, तीनों को जीआई टैग दे दिया गया है। अगली न्यूज, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने रिसेंटली समर्पण पोर्टल लॉन्च किया। अब ये समर्पण पोर्टल क्या है, तो समर्पण का मतलब होता है कि आप खुद को सबमिट कर रहे हो कहीं, तो ये बेसिकली एक वॉलेंटियरी प्लेटफॉर्म है। यानी अगर आप में कोई स्किल है तो आप इस पोर्टल पे रजिस्टर करो। अब आप इस पोर्टल पे क्यों रजिस्टर करोगे, क्योंकि आप गवर्नमेंट की मदद करना चाहते हो, वॉलेंटियर करना चाहते हो, आप कहीं गांव में जाके पढ़ाना चाहते हो, कहीं स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाना चाहते हो, आप वॉलेंटियर कर रहे हो, या फिर आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप चाहते हो कि दूसरे लोगों को भी आप ट्रेनिंग दो, इसमें आप गवर्नमेंट की मदद करो। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई स्किल है और आप चाहते हो कि गवर्नमेंट की मदद करो आप और दूसरे लोगों को भी वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, तो समर्पण पोर्टल इसी पर्पस के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज, इंडियन कोस्ट गार्ड हर साल ऑपरेशन ओलिविया चलाते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी तो पिछले साल भी हमने ये डिस्कस किया था ऑपरेशन ओलिविया। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। हम बिल्कुल वीक बाय वीक करंट अफेयर लाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं। एक भी करंट अफेयर आपसे मिस नहीं होगा, और भी कई तरह के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज एक बार 1 सेकंड का टाइम आपको लगेगा, सब्सक्राइब तो आप कर ही लो इस चैनल को। तो अब ये ऑपरेशन ओलिविया क्या है, तो नाम में ही छुपा है ओलिविया। तो ओलिव रीडली टर्टल्स नाम के जो कछुए की प्रजाति होती है वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। तो इसी प्रजाति को बचाने के लिए, कछुए की प्रजाति टॉर्टवाइज को बचाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड हर साल ये ऑपरेशन चलाते हैं, ऑपरेशन ओलिविया। तो ये ऑपरेशन कहां चलाया जाता है, तो उड़ीसा के कोस्ट पे। तो उड़ीसा के कोस्ट पे ये जो ओलिव रिडले टर्टल है वो
अंडे देने आते हैं, यानी अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने आते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज लोग इनको मार के इनके अंडे वगैरह खा जाते थे। तो इसीलिए इंडियन कोस्ट गार्ड ये ऑपरेशन चलाती है कि कोई इनको प्रोटेक्शन मिले, ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो आपको याद रखना है कौन चलाता है ये, तो इंडियन कोस्ट गार्ड। कहां चलाया जाता है, तो उड़ीसा के कोस्ट पे। नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, विवेक राम चौधरी हमारे देश के अगले चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बन गए हैं। तो अभी ये एयर मार्शल की पोस्ट पे थे और अब इनको प्रमोट होके सबसे ऊंची पोजीशन जो एयरफोर्स में है, चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, वो इनको बना दिया गया है। तो अभी हमारे जो चीफ ऑफ एयरफोर्स थे वो थे मिस्टर आरकेएस भदौरिया, लेकिन अब उनकी रिटायरमेंट हो गई। उनके रिटायरमेंट होने के बाद जो नेक्स्ट एयरफोर्स चीफ बने हैं वो है विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट न्यूज, हरदीप सिंह पुरी ने 7th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण को लॉन्च किया है। जो स्वच्छ भारत अभियान होता है उसकी ट्रैकिंग करने के लिए कि कौन सा सिटी, कौन से स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज को ट्रैक करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण करवाया जाता है। बेसिकली एक तरह का सर्वे होता है, सर्वेक्षण। तो इसको किसने लॉन्च किया? अर्बन अफेयर्स और यूनियन हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर जो हैं, यूनियन मिनिस्टर मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने लॉन्च किया। नेक्स्ट न्यूज, रोहित शर्मा पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं, पहले ऐसे बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन स्कोर किए हो आईपीएल में। तो ये जो रोहित शर्मा है, इन्होंने केकेआर के खिलाफ 1000 रन बनाए। जितने भी आईपीएल आज तक हुए सारे अगर आप मिला लो तो केकेआर के खिलाफ रोहित शर्मा ने 1000 रन आज तक बना लिए। ये पहले प्लेयर बन गए। ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे देश में क्रिकेट की कितनी वैल्यू है, तो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली न्यूज, लोकसभा स्पीकर ने रिसेंटली निधि 2.0 स्कीम को लॉन्च किया है। तो अब ये निधि 2.0 स्कीम क्या है? तो पहले तो आप याद रखोगे कि लॉन्च किसने किया, क्योंकि आजकल देखा जाता है इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि किसने इनॉग्रेट किया। तो लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला, उन्होंने इनॉग्रेट किया। स्कीम का नाम क्या है? निधि 2.0। तो निधि का फुल फॉर्म क्या है? N फॉर नेशनल, I फॉर इंटीग्रेटेड, D फॉर डेटाबेस, H फॉर हॉस्पिटल, I फॉर इंडस्ट्री। तो नाम में ही छुपा है इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो हमारे देश में जितने होटल हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, वो सब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, या कह लो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या चाहता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ही एक कैंपेन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म चाहता है कि देश में जितने भी होटल वगैरह हैं या टूरिज्म सेक्टर से जुड़े जितने भी छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स हैं, उनको प्रमोट करके एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। यानी उस प्लेटफॉर्म को नाम दिया गया 2.0। तो अब छोटे छोटे होटल ओनर, रिजॉर्ट ओनर, उनसे गवर्नमेंट अपील कर रही है कि आप लोग खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करो, ताकि पूरी जितनी भी फैसिलिटीज है हमारे देश में टूरिज्म सेक्टर की, वो एक ही जगह देखने को मिल जाए। तो कोई भी फॉरेनर हो, कोई भी टूरिस्ट हो, तो सिर्फ एक पोर्टल पे लॉग इन करके होटल बुक कर सकता है, रिजॉर्ट बुक कर सकता है। तो बेसिकली ये टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक जगह कंसोलिडेट करने की कोशिश है गवर्नमेंट की। नेक्स्ट न्यूज, ज्योति सुरेखा वेनम ने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। तो एक बहुत बड़ी खबर है, आपको बस याद रखना है, ज्योति सुरेखा वेनम कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल। कौन से स्पोर्ट में? तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। तो नेक्स्ट न्यूज है मणिपुर से। तो मणिपुर में हाल ही में जो मणिपुर की रीजनल फेस्टिवल्स होती है उसका नाम है नाटा संकीर्तना। तो नटा संकीर्तना सेलिब्रेट किया गया मणिपुर में। तो नटा संकीर्तना किस चीज से रिलेटेड फेस्टिवल है? तो फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक है। तो ये लोग जो आप देख रहे हो कॉस्ट्यूम्स में डांस कर रहे हैं, इनको बोला जाता है नट। और संकीर्तन यानी डांस करना, भजन करना। तो ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है। तो आपको याद रखना है स्टेट का नाम, फेस्टिवल का नाम, मणिपुर में मनाया गया नटा संकीर्तना। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आपके लिए लाए थे। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको
आपको वीडियो कैसी लगी, अगर कोई कमी है वीडियो में तो वो भी आप हमें बताओ ताकि हम उसको करेक्ट कर सके, उस पर वर्क कर सके। और अगर आप चाहते हो कि हम किसी स्पेशल टॉपिक पे, किसी स्पेशल करंट अफेयर पे आपके लिए अलग से कोई वीडियो बनाए तो वो भी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और प्लीज प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टाइम टू टाइम हम ऐसी करंट अफेयर की वीडियो डालते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए एटलीस्ट ये जो वीडियोस हम डालते हैं ये मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए।